वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टाइम आई हैव टीच यू अबाउट द योगा। आपका जो चैप्टर चल रहा था चैप्टर 5 क्लास 11 योगा, इसमें मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था मीनिंग ऑफ योगा, डेफिनेशन ऑफ योगा, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा और आपका जो है एलिमेंट्स ऑफ योगा। इम्पोर्टेंस ऑफ योगा मैंने कई पार्ट्स में आपको डाइवर्ट करके बताया था, फिजिकल, सोशल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा। उसके बाद आता है आपका एलिमेंट्स ऑफ योगा। एलिमेंट्स ऑफ योगा में यानी अष्टांग योग मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसके 8 पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बताए थे, उसको एक्सप्लेन किया था। इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछे जाएंगे और क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा। इसके बाद आपका आया था एलिमेंट्स ऑफ योगा के बाद आपका आया था यौगिक क्रिया यानी शुद्धि क्रिया। कितनी शुद्धि क्रिया होती हैं और कैसे की जाती हैं, इनके आपको नाम याद करने जरूरी है, ज़्यादा डीपली इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस लिहाज से आपका ये चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आपके नेक्स्ट टॉपिक आते हैं आपका योगा फॉर कंसंट्रेशन एंड रिलेटेड आसन। योगा फॉर कंसंट्रेशन एंड रिलेटेड आसन। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन कंसंट्रेशन। ओके, तो कंसंट्रेशन में योगा का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्यों जरूरी है और कैसे हम अपनी कंसंट्रेशन पावर को डेवलप कर सकते हैं योगा के थ्रू, वो इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके जो पोस्चर्स हैं, जो आसन हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके योगा के कौन कौन से कंसंट्रेशन को डेवलप करने के लिए जो आसन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका आता है ताड़ासन। ताड़ासन क्या चीज है जो आपकी कंसंट्रेशन पावर को डेवलप करता है। तो कैसे ताड़ासन कैसे किया जाता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और किस तरीके से करना चाहिए, ये आपको सारा डिटेल्स में मिल जाएगा। अगर आप YouTube पर भी ताड़ासन डालेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंस इसकी क्या है और कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़ाता है, ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला है ताड़ासन किस तरीके से किया जाता है। ये स्टैंडिंग पोस्चर है, खड़े होकर आप इसको कर सकते हैं। अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे, इसके साथ ऊपर ले जाने के बाद आप इसको अपने पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए अपने बॉडी को टोस पर अपना बैलेंस बनाएंगे और इसको जितनी देर तक हो सके नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इसको होल्ड करेंगे। तो ये आपकी बॉडी का पोस्चर डेवलप करता है और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला बेनिफिट क्या है ताड़ासन का, कि ताड़ासन जैसे आप बताया मेंटल एंड फिजिकल बैलेंस, इट्स डेवलप मेंटल एंड फिजिकल बैलेंस। पहला पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप आप इसको नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथिंग बैकबोन। बैकबोन से जो स्ट्रेंथ वो जरूरत होती है बैकबोन को, वो स्ट्रेंथ बैकबोन को ये देता है जब आप ताड़ासन करते हैं। इसके बाद आता है मेक प्रॉपर पोस्चर। आपका पोस्चर जो है प्रॉपर वे में लाता है। कुछ लोगों के पोस्चर्स दिन भर बैठने रेगुलर एक्टिविटीज से डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आप प्रॉपर योगा करेंगे और ताड़ासन करेंगे तो आपका प्रॉपर पोस्चर भी जो है डेवलप हो जाए। कुछ लोग झुक के चलते हैं और एक जगह टिक कर बैठते हैं, थोड़ा तिरछे बैठते हैं, तो ये एक सुटेबल पोस्चर नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट आता है आपका गिव स्ट्रेंथ टू योर थाइज, नीज एंड एंकल। तो ये आपको थाइज को, नीज को और एंकल को स्ट्रेंथ देता है। तो ये मैंने आपके 4 और बेनिफिट्स बताए। डेवलप द मेंटल एंड फिजिकल बैलेंस, ठीक है। दूसरा आया आपका स्ट्रेंथिंग बैकबोन। तीसरा मेक प्रॉपर पोस्चर। फोर्थ गिव स्ट्रेंथ टू थाइज, नीज एंड एंकल। ये आपके 4 बेनिफिट्स हुए। अब इसको किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, ये एक चीज देखना है। कॉन्ट्रडिक्शन जो है इसके, वो कौन से, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है वो थोड़ा अवॉइड करें इसको, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है। और दूसरी जो जिनको वेरिकोज है, वेरिकोज क्या प्रॉब्लम होती है, वेरिकोज में आपकी बॉडी की मसल्स जो होती है, थाई आपकी ये समझ लीजिए काफ मसल्स जो होती हैं वो इकट्ठी हो जाती, मसल्स में आपकी नसें जो होती हैं वो इकट्ठी हो जाती है, गुच्छा बन जाता है नसों का, उसको वेरिकोज कहते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपने ताड़ासन किया तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। इसलिए अगर वेरिकोज की प्रॉब्लम हो तो आप इसको ना करें। अगर आपको चक्कर आने की दिक्कत हो तो आप इसको ना करें। किस किस को नहीं करना चाहिए, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो ना करें, दूसरा है जिनको वेरिकोज हो वो ना करें, और तीसरा आता है इसका जिनको सर चक्कर आ रहा हो, थोड़ा बहुत चक्कर आता रहता हो, तो उन्हें वो इस चीज को ना करें। इसके बाद आता है आपका सेकेंड आसन
शशांक आसन। शशांक आसन जो है, शशांक जो है संस्कृत लैंग्वेज में शशांक जो है वो खरगोश को कहा जाता है, और इस तरीके से ये जो पोस्चर है आपको खरगोश जैसे पोस्चर की तरह होता है। तो खरगोश जैसा पोस्चर आपका कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कैसे करना है, वैसे आप वज्रासन वाली पोजीशन में बैठेंगे और अपने नीज के बीच में गैप पैदा करेंगे, गैप बढ़ाएंगे, पैर नीज को फैलाएंगे और अपनी बॉडी को आगे ले जाके फ्लोर को टच करते हुए आगे की तरफ ले जाएंगे और फ्लोर को, अपनी चिन को जो है फ्लोर से टच करेंगे, हाथों को सामने लेते हुए। तो ये आपका शशांक आसन होता है और ये आपको बहुत सारी चीज़ों से रिलीफ देता है। अब इसके बेनिफिट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला बेनिफिट है इसका रिलीफ फ्रॉम डिप्रेशन एंड एंजाइटी। एंजाइटी और डिप्रेशन से आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है, इसमें हेल्प करता है। इसके बाद आता है इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम, रिलीफ बैक पेन। बैक पेन अगर आपको है तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा, और तीसरा मैंने बताया डाइजेशन सिस्टम को आपके इम्प्रूव करेगा। तो ये 3 इसके बेनिफिट बताए मैंने, ठीक है। फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, 4 हैं। रिलीफ फ्रॉम डिप्रेशन एंड एंजाइटी, रिलीफ फॉर कॉन्स्टिपेशन, नंबर 2, नंबर 3 इम्प्रूव डाइजेशन सिस्टम, एंड नंबर 4 इज रिलीफ बैक पेन। अब इसके बाद आता है कंडीशंस इसकी। तो ये किस किस को नहीं करना चाहिए, जिनको आर्थराइटिस और हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो इस पोस्चर को ना करें, ठीक है। इसके बाद आपका थर्ड आता है आपका पद्मासन। पद्मासन आप सब लोग जानते हैं, सुखासन पद्मासन लगभग सेम होता है, लेकिन पहले हम पद्मासन बता रहे हैं, जिसमें पद्मासन में आप क्रॉस लेग बैठते हैं जमीन पर और अपने एंकल को अपने एंकल को एक दूसरे से क्रॉस करके अपनी जांघों पर रखते हैं। ये इतना आसान नहीं होता, लेकिन जो लोग कर सकते हैं, इनकी बॉडी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, वो इस चीज को कर सकते हैं। हाँ सॉरी, मैंने आपको इसका बेनिफिट बता दिया है शशांक आसन का, और मैंने आपको किसको नहीं करना चाहिए शशांक आसन, ये मैं शायद आपको नहीं बताया, फिर से बता रहा हूँ कि आर्थराइटिस और हाई बीपी की जिनको प्रॉब्लम हो वो लोग शशांक आसन को ना करें। जिनको हाई बीपी और आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो वो इसको ना करें। इसके बाद आते हैं पद्मासन। तो पद्मासन ये एक ध्यानात्मक आसन है, पद्मासन जो है। अब कैसे करना है इसको, कि आपको मैंने बताया क्रॉस लेग और अपने एंकल को एक दूसरे से क्रॉस करके अपनी जांघों पर रखना, ये, और फिर एक ऋषि मुनि जैसे आप बैठते थे पहले ध्यानात्मक पोजीशन में, उस तरीके से इसको बैठना होता है। आपकी बॉडी अगर फ्लेक्सिबल है तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। अब इसके बेनिफिट क्या क्या है, ठीक है। आपका ये जो है रीजनरेट, सबसे पहला बेनिफिट रीजनरेट द बॉडी एंड माइंड, आपकी बॉडी को एक रीजनरेट करता है, ठीक है, नवजीवन देता है। दूसरा है हेल्प टू इम्प्रूव कॉन्स्टिपेशन, हेल्प टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन एंड बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, यानी आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। और दूसरा जो है इसके साथ कंसंट्रेशन के साथ आपके बिहेवियर में भी बिहेवियरल मॉडिफिकेशन भी करता है, जैसे आपके व्यवहार में सुधार करता है। जैसे आपको इरिटेशन होता है, किसी बात से गुस्सा आता है और एक विरोधाभास पैदा होता है, तो उससे रिलीफ देने के लिए यह आसन पद्मासन बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करता है। इसके बाद आता है आपका इसके बाद तीसरा पॉइंट है कीप अवे फ्रॉम द नेगेटिव इमोशंस। आपके अंदर जो माइंड में जो नेगेटिव इमोशंस आते हैं उनसे आपको दूर करता है। तो ये जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए, चौथा पॉइंट बता रहा हूँ, हेल्प टू रिमूव एंगर, फेयर, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। आपके अंदर जो एंगर, विरोधाभास, गुस्सा है, ठीक है, फेयर, डर है, और उस एंजाइटी है, ठीक है, उसके बाद डिप्रेशन है, ये सारी चीजों से आपको रिलीफ देने में सपोर्ट करता है। तो ये इसके सारे बेनिफिट बताए। और इसको किसको नहीं करना चाहिए, जिनको जो है आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो वो लोग इसको ना करें, क्योंकि इसमें नीज को बहुत ज्यादा बैंड करना होता है, और अगर नीज में प्रॉब्लम है तो आप प्लीज इसको ना करें, अवॉइड करें। इसके बाद आता है वृक्षासन। वृक्षासन क्या चीज है, वृक्षासन जैसे आप पूरे स्टैंडिंग पोस्चर है, ये आप खड़े होते हैं और अपने राइट थाइस को अपने लेफ्ट लेग पर, वन लेग पर बैलेंस लेकर, पूरी बॉडी बैलेंस लेकर लेफ्ट लेग को, राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर रखते हैं। और किस तरीके से आप स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होंगे, अभी मैं आपको इसकी पिक्स भी भेजूंगा। तो आप अपने जो एंकल है, आपका जो है तलवा है राइट लेग का, वो आप थाइस पर रखते हैं और हाथों को अपने ऊपर इस पोजीशन में
लाते हैं। तो ये आपका वृक्षासन होता है, ये आपकी बैलेंसिंग एबिलिटी को बढ़ाता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। इसके बेनिफिट क्या क्या है? इंप्रूव न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका बेनिफिट है, ये आपके न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है, जो कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और किस तरीके से ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है, आप सब समझते हैं, मैंने पिछले चैप्टर में इसको पढ़ाया भी है। इसके बाद आता है स्ट्रेंथिंग द लेग मसल्स, आपके थाइज मसल्स जो होती हैं उनको स्ट्रेंथ देता है। इसके बाद आता है इम्प्रूव बैलेंस ऑफ माइंड, आपके माइंड का बैलेंस बढ़ाता है। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन मैंने पहला बताया, दूसरा बताया स्ट्रेंथिंग लेग मसल्स एंड इम्प्रूव बैलेंस एंड माइंड। अब ये इसके बेनिफिट है। किसको नहीं करना चाहिए ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो अर्थराइटिस के पेशेंट हो, जिनको चक्कर आता हो, जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो, मोटापा हो, तो वो इस चीज से बचे। इसके बाद पांचवा आता है सुखासन। तो सुखासन, जैसे मैंने पद्मासन बताया, सुखासन पद्मासन का एक छोटा रूप है, या वही रूप है जो आसान रूप समझ लीजिए। पद्मासन का एक आसान रूप है सुखासन। तो सुखासन में आप क्या करना है, जैसे आपको पद्मासन में क्रॉस लेग करके एंकल को ऊपर लाके थाइस पर रखते थे, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी था आपकी बॉडी का। इसमें आप नॉर्मल अगर आप बैठ जाते हैं सुखासन में, इसको एंकल को ऊपर थाइस पर लाके क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप नॉर्मल क्रॉस लेग करके बैठ जाते हैं, ये आपका सुखासन होता है। अब सुखासन में जो है ये आपका मेडिटेशन पावर बढ़ाता है, सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट इम्प्रूव कंसंट्रेशन एंड रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस से आपको रिलीफ देता है। ये आसन जो है सुखासन आपको रिलीज देता है स्ट्रेस से। पहला मैंने आपको बताया गुड फॉर मेडिटेशन पोस्चर, गुड मेडिटेशन पोस्चर। सेकेंड इज इम्प्रूव कंसंट्रेशन, थर्ड इज रिड्यूस स्ट्रेस। इसके बाद आता है सिक्स्थ पोस्चर इज नौकासन। नौकासन क्या चीज है? नौकासन में आपने देखा होगा, जैसे नौका आपने देखी है इस तरीके से, अगर आप सीधे लेटते हैं और आप पैरों को अपने पूरे दोनों पैरों को सीधे सीधे ऐसे उठाते हैं और हाथों को भी उसके साथ टो को टच करने की पोजीशन में अगर आप उठाएंगे तो नौकासन, नौका जैसी पोजीशन बनेगी। और ये नौकासन जो है आपकी बॉडी में बहुत सारे बेनिफिट क्रिएट करता है, जैसे हेल्प इन डाइजेस्टिव सिस्टम, नंबर 1। नंबर 2 रिड्यूस बेली फैट, अगर आप की बेली पर फैट है तो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। टोन द थाई मसल्स, आपकी थाई मसल्स जो होती है उसको टोन करता है। तो ये नौकासन के बेनिफिट मैंने बताया आपको। इसके बाद 7वां पोस्चर आता है जो आपके कोर्स में है, 7th गरुड़ासन। गरुड़ मीन्स ईगल, संस्कृत में ईगल को संस्कृत में गरुड़ कहते हैं, तो गरुड़ासन है। गरुड़ासन में आपको अपने बॉडी पे आपको अपने पैरों को क्रॉस करके एक सिटिंग पोस्चर में अपनी बॉडी को रोकना होता है और एक राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर फ्लैप करके लपेटना होता है, एक तरीके से हाथों को इस तरीके से लपेटना होता है और फिर उसके बाद आप अपनी बॉडी को सिटिंग पोस्चर में रोकते हैं। मैं इसकी पिक्स आपको दूंगा गरुड़ासन की। तो ये आपको करना होता है और ये थोड़ा टफ है, लेकिन आप हल्के हल्के अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको कर लेंगे। तो इसके बाद इसके बेनिफिट क्या है? स्ट्रेंथिंग एंकल, यानी पूरा बॉडी वेट आपके एंकल पर आता है, तो एंकल को स्ट्रेंथ देता है। इम्प्रूव बैलेंस, आपकी बैलेंसिंग एबिलिटी को बढ़ाता है। उसके बाद आता है इम्प्रूव कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पावर को आपकी इंक्रीज करता है। तो ये आपके बेनिफिट मैंने आपको बताए और कैसे आपको करना है और किस तरीके से करना है। देखिए मैं आपको ये सारे आसन मैंने आपको जो मैंने डिस्कस किए हैं, ताड़ासन, शशांकासन, पद्मासन, वृक्षासन, सुखासन, नौकासन, गरुड़ासन, ये 7 पोस्चर्स हैं जो आपको आपके कोर्स में हैं और ये कोर्स में आपको तैयार करने, इसके बेनिफिट, इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं। योगा फॉर कंसंट्रेशन एंड रिलैक्सेशन आसन, ये वो आसन है। तो ये 7 आसन मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का अगला टॉपिक मैं आपका लूंगा। फिलहाल आपको ये जो मैंने आपको बताया ये सब आपको नोट करने और आप इसकी आसन की आप वीडियो पर यूट्यूब पर ये क्लियरली देख सकते हैं, इसके पिक्स भी और इसकी सारी चीज़ें भी। ठीक है, और कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपका जो है वो शुरू करूंगा रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड फॉर इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में आपके स्टार्ट करूंगा। थैंक यू।